एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा था जिसका नाम था इक्वेशन ऑफ कॉर्ड विद गिवन मिडल पॉइंट। ठीक है, उसके हमने कंसेप्ट क्लियर किए थे और कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे और उसके बाद मैंने आपको सेल्फ प्रैक्टिस प्रॉब्लम 12 सॉल्व करने के लिए कहा था। बहुत सारे बच्चे इसको सॉल्व कर रहे हैं बट अभी भी कुछ ऐसे बच्चे हैं जो इसको सॉल्व नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना, तो आज हम इसका डिस्कशन करते हैं। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड विद दिस सर्कल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड दिस सर्कल x² + y² = 15 which is bisect at 3/2। मतलब कहना क्या चाहते हैं कि एक सर्कल दिया है, ये सर्कल है, ये कॉर्ड है AB, कॉर्ड AB, और इसका जो सेंटर है ऑब्वियस है कि इसका जो सेंटर रहा होगा वो क्या रहा होगा 0,0, ये सेंटर होगा। अच्छा, यहाँ पे जो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट यानी क्या M, इसके कोऑर्डिनेट क्या दिए, M के कोऑर्डिनेट दिए 3,2। तो हमें इसका क्या बताना है, इक्वेशन बताना है। तो आपको मैंने एक शॉर्टकट बताया है कि सीधा सीधा क्या करना है आपको, T = क्या लेना है, S1। ये क्या आ जाएगा आपका इक्वेशन ऑफ कॉर्ड विद गिवन मिड पॉइंट। तो बस T यानी क्या, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, और S मतलब क्या, इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो पहले देख लेते हैं कि अपने पास सर्कल क्या है। सर्कल दिया है x² + y² - 15। ठीक है, और T क्या होता है, T क्या हो जाएगा, x(x1) + y(y1) - 15। आपको क्या पता था, T = S1। T मतलब क्या, x(x1) + y(y1) - 15 = S1। S1 क्या है, x1² + y1² - 15। S1 का मतलब क्या था, सर्कल का इक्वेशन 1 पॉइंट पे, x1 y1 पॉइंट पे। अच्छा, यहाँ पे x1 y1 कौन होता है, 3 और 2 होता है। x1 की जगह आएगा 3, तो ये बन जाएगा 3x, प्लस y1 क्या है 2, तो ये हो जाएगा 2y -15 दोनों तरफ से हो गया कैंसिल। x1 मतलब 3 का स्क्वायर प्लस y1 मतलब 2 का स्क्वायर। ये फाइनली आपको कितना देगा, 3x + 2y, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 13 इधर आया तो -13 = 0। क्या क्या आपका इक्वेशन ऑफ कॉर्ड, ठीक है, विद गिवन मिड पॉइंट। ठीक है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। ओके, अब आता है क्वेश्चन नंबर 2 पर। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिडल पॉइंट ऑफ द कॉर्ड व्हिच दिस सर्कल कट्स ऑफ द लाइन। ठीक, मतलब वो क्या कहना चाहते हैं कि एक सर्कल दिया है, ये सर्कल है, ठीक है, ये मान लो ये कॉर्ड है AB। AB क्या है, कॉर्ड। इसका इक्वेशन आपको ऑलरेडी गिवन दिया है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिडल पॉइंट द कॉर्ड व्हिच द सर्कल कट्स ऑफ बाय द लाइन। मतलब जैसे मान लो ये लाइन हो गई, ये लाइन हो गई, ठीक है, इस लाइन का इक्वेशन अपने को गिवन है। इस लाइन का इक्वेशन दिया y = x + 2, और ये जो है कॉर्ड AB, इसका क्या निकालना है अपने को, मिड पॉइंट निकालना है। इसका क्या निकालना है, मिड पॉइंट निकालना। एक काम करते हैं ना, A और B के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, A और B के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करते हैं, फिर मिड पॉइंट फॉर्मूले से इनके कोऑर्डिनेट निकल जाएंगे। अब A और B के मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे, तो A और B क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। किसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, लाइन का और सर्कल का। तो लाइन और सर्कल को आपस में सॉल्व करते हैं। x² + y² + 4x - 2y - 3 = 0, और x² + y की जगह क्या रख देंगे, x + 2 रख देंगे। तो x + 2 4x - 2, y की जगह रखेंगे x + 2 - 3 = 0। ठीक है, x² प्लस, इसको ओपन करते हैं, तो x² + 4x + 4 + 4x - 2x - 4 - 3 = 0। x² + x² 2x², 4x + 4x 8x - 2x 6x +4 - 4 कैंसल, -3 = 0।
ये आएगा अपने पास क्वाड्रेटिक, -3 into 2 -6, चलो क्या करते हैं, x इज इक्वल टू -b, b कितना है 6, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4, a कितना है 2 और c कितना है -3 अपॉन में 2a, a कितना है 2, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया, x इज इक्वल टू -6 प्लस माइनस अंडर रूट में 36 प्लस 4 2 8, 8 3 24 अपॉन 4, तो x इज इक्वल टू -6 प्लस माइनस जो होगा 60, ठीक है 60 को कैसे लिखेंगे, 15 4 यानी कि 2 15 4 हो जाएगा, ठीक है 2√15 हो जाएगा। फिर अपॉन में कितना आ गया 4, ठीक है। सो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 कॉमन कैंसिल, -3 प्लस माइनस √15/2, ठीक है। तो इस तरीके से x की वैल्यू आ गई, x की दो वैल्यू है, एक है x इज इक्वल टू -3 प्लस √15/2 और एक है x इज इक्वल टू -3 माइनस √15/2, ठीक है। इस तरीके से x की दो वैल्यू होगी। तो जब x की फर्स्ट वैल्यू पे y की फर्स्ट वैल्यू क्या होगी वो लिखते हैं, इसमें रख के देखो। तो अगर मैं x की वैल्यू रखता हूँ -3 प्लस √15/2, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी -3 प्लस √15/2 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 1 प्लस √15/2। आप कैलकुलेशन करके देखो, ठीक है। और यहाँ पे y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी, फिर x के -3 माइनस 15/2, तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा 1 माइनस √15/2। तो इस तरीके से आपको x की दो वैल्यू मिल गई, यानी पॉइंट A के कोऑर्डिनेट -3 प्लस √15/2 और उसके लिए y कितना 1 प्लस √15/2। ओके, A के कोऑर्डिनेट -3 प्लस √15/2 और उसके लिए y कितना है 1 प्लस √15/2। उसी तरीके से B के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, -3 माइनस √15/2 और y के कोऑर्डिनेट 1 माइनस √15/2। अब हमें क्या निकालना है m, तो m के कोऑर्डिनेट क्या होंगे ये, ओके। तो a के कोऑर्डिनेट मिल गए, b के कोऑर्डिनेट मिल गए, m क्या है मिड पॉइंट है। फॉर्मूला क्या लगेगा, x1 प्लस x2/2। जब आप इन दोनों को ऐड करोगे, थोड़ा बोलो की कैलकुलेशन करना है, तो इन दोनों को ऐड करना है, -3 प्लस √15/2 प्लस ऑफ -3 माइनस √15/2 होल डिवाइडेड बाय 2, ऐसा आएगा। तो इन दोनों का बेस से एक बार लिखा जाएगा, न्यूमरेटर में कितना हो जाएगा, तो ये प्लस √15 और माइनस √15 हो जाएगा कैंसिल, -6/2 माइनस ऊपर में आएगा -3, तो इसका आंसर कितना आएगा -3/2, ठीक है। उसी तरीके से जब आप इन दोनों का ऐड करोगे तो देखो दोनों का बेस से एक बार लिखा जाएगा, ऊपर में आएगा 1 प्लस √15 1 माइनस √15 प्लस √15 माइनस √15 कैंसिल, 1 प्लस 1 2, ठीक है 2/2 1 और होल डिवाइडेड बाय 2 है, तो आंसर कितना आएगा 1/2। तो ये रहेगा आपका फाइनल आंसर, m के कोऑर्डिनेट -3/2 1/2। ओके, ठीक है। ओके, तो आई होप कि आप लोगों को सेल्फ प्रैक्टिस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन समझ में आए होंगे। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक का जो नाम है वो है कॉमन टेंजेंट टू सर्कल्स। ठीक है, मतलब दो सर्कल्स को कितने टेंजेंट कॉमन हो सकते हैं, या फिर पोजीशन ऑफ टू सर्कल, दो सर्कल की पोजीशन क्या है। ठीक है, अब देखो 1 बाय 1 करके हम केसेस को डिस्कस करके ध्यान से देखना, इस पे जेईई मेन में बहुत क्वेश्चन आते हैं ना इस टॉपिक पे। तो पहली केस क्या है, जैसे मान लो एक सर्कल दिया है, ये सर्कल है, ये सर्कल है, पहला सर्कल,
इसका सेंटर ले लेते C1 और इसकी रेडियस ले लेते R1, और एक सेकेंड सर्कल है, इसका सेंटर ले लेते C2 और इसकी रेडियस ले लेते R2। दोनों सर्कल कैसे, दोनों सर्कल बहुत दूर है एक दूसरे से, ठीक है, दोनों सर्कल एक दूसरे कैसे बहुत दूर है, ठीक है। तो अब इसकी कंडीशन क्या होगी, इसकी कंडीशन क्या होगी, तो देखो ध्यान से देखो, आपको क्या करना है, आपको एक सर्कल दिया होगा और आपको दूसरा सर्कल दिया होगा, आपको सर्कल का सेंटर, दोनों सर्कल के सेंटर और दोनों सर्कल के रेडियस फाइंड आउट करना है। क्या करना है, दोनों सर्कल के सेंटर और दोनों सर्कल की रेडियस फाइंड आउट करना है। आपको क्या करना है, दोनों सेंटर के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। क्या करना है, दोनों सेंटर के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, यानी क्या फाइंड आउट करना है, C1 C2, और दोनों के रेडियस देखो, ये R1 है और ये R2 है। तो अगर आप R1 प्लस R2 करते हो, क्या करते हो, R1 प्लस R2, तो आपको यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा होगा कि C1 C2 की वैल्यू R1 प्लस R2 से कैसे आएगी, ग्रेटर आ जाएगी। अगर दोनों सर्कल एक दूसरे से काफी दूर है तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए, C1 C2 का मतलब दोनों सेंटर के बीच का डिस्टेंस, उसकी वैल्यू किससे ज्यादा होनी चाहिए, R1 प्लस R2। जो क्लियरली दिखा है आपको, ये R1 और ये R2, देखो ना, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये हो गया, ये R1 और ये हो गया R2। जब आप इसकी सम करोगे और ये दोनों सेंटर के बीच का डिस्टेंस निकालोगे तो कौन बड़ा आएगा, C1 C2 के ग्रेटर आएगी, जिससे R1 प्लस R2 से। ओके, अब इसमें कितने टेंजेंट आएंगे, तो देखो ये दोनों पे कॉमन टेंजेंट आ जाएगी, ठीक है, ये कॉमन टेंजेंट आएगी, ये भी एक कॉमन टेंजेंट आ जाएगी, ठीक है, दो हो गए। एक कॉमन टेंजेंट ऐसी भी आएगी, ठीक है, ये भी एक कॉमन टेंजेंट होगी और ये भी एक कॉमन टेंजेंट होगी। वैसे कितने कॉमन टेंजेंट बन रहे, 4 कॉमन टेंजेंट बनेंगे। कॉमन टेंजेंट मतलब दोनों सर्कल पे कितने टेंजेंट कॉमन आ सकते हैं, तो ये एक टेंजेंट हो गई, ये एक टेंजेंट हो गई, ये तीसरी और ये चौथी, तो कितने टेंजेंट आई, 4 कॉमन टेंजेंट आई। अब ध्यान से सुनना, 4 कॉमन टेंजेंट है, ये जो टेंजेंट है, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। क्या बोलते हैं उसको, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ठीक है, DCT। और ये जो है, ये इसको हम कहते हैं ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। तो कितने डायरेक्ट टेंजेंट है, कितने डायरेक्ट टेंजेंट है, 2। कितने ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है, 2। तो टोटल नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट कितनी हो गई, 4। इसमें 2 है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ठीक है, 2 है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और 2 है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, ठीक है, 2 डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, 2 ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। अच्छा, ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट को कैसे पहचानते हैं, तो बहुत सिंपल है। देखो, इस सर्कल का सेंटर C1 है, इस सर्कल का सेंटर C2 है। पहले ये एक लाइन बना लेने का। और देखो, जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है ना, वो कंप्लीटली C1 और C2 के ऊपर है। देखो, ये पहली डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और ये दूसरी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ठीक है। और जो ट्रांसवर्स है वो इंटरसेक्ट होती है, वो क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है किसको, C1 C2 को। मतलब जो टेंजेंट C1 C2 के ऊपर या नीचे हो उसको क्या बोला जाता है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। और वो टेंजेंट जो C1 C2 को क्या करे, इंटरसेक्ट करे, उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर हो गया, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। ये हो गया आपकी पहली केस। दूसरी केस, एक सर्कल है, ये एक सर्कल है और ये दूसरा सर्कल है। तो यहाँ पे ये C1 हो गया और ये C2 हो गया। ये इसकी रेडियस होगी R1 और ये इसकी रेडियस होगी R2। तो यहाँ पे दोनों सर्कल कैसे एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, मतलब ये पहला सर्कल और ये दूसरा सर्कल। अच्छा, आपको क्या करना है, कैसे पता करना है, क्या कंडीशन रहेगी कि आप पहले C1 और C2 के बीच का डिस्टेंस निकालो।
C1 और C2 के बीच का डिस्टेंस निकालो, और फिर R1 और R2 को देखो, तो ये R1 प्लस R2, तो C1 C2 और R1 प्लस R2 के दोनों कैसे आएगी, इक्वल आ जाएगी। देखो ये R1 और ये R2 दोनों का ऐड करेंगे तो ये इतना आ जाएगा, और ये किसके बराबर में, C1 C2 के बराबर में। तो देखो C1 C2 अगर ग्रेटर आएगा किससे, R1 प्लस R2 से। ध्यान से देखना अच्छे से। देखो जब ये दोनों अलग थे, दोनों जब अलग थे तो C1 C2 की वैल्यू R1 प्लस R2 से ग्रेटर आ गई। जब ये दोनों पास आ गए, इस तरीके से पास आ गए कि वो एक्सटर्नली अगर टच करे, तब C1 C2 की वैल्यू किसके बराबर में आ गई, R1 प्लस R2 के बराबर में। अच्छा यहाँ पे कितने टेंजेंट बनेंगे, यहाँ पे एक तो ये बन जाएगी, एक ये बन जाएगी, ठीक है, दूसरी ये बनेगी, ठीक है, और तीसरी देखो यहां से निकलेगी, ठीक है। तो ऐसे कितने कॉमन टेंजेंट बनेंगे, 3। कितने कॉमन टेंजेंट बनेंगे, 3 कॉमन टेंजेंट बनेंगे। अब इसमें कितने डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, देखो ये C1 C2 हो गया, तो ये कंप्लीटली ऊपर है और ये कंप्लीटली नीचे है, तो इसको क्या बोलते हैं अपन, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। तो कितने, 2 डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बन गए, 2 डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बन गए। और ये जो टेंजेंट है ये C1 C2 को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब ये क्या बन गई, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। तो एक क्या बन गया आपके, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, ठीक है। तो यहाँ पे कितने, 4, यहाँ कितने, 3, यहाँ कितने, 2 DCT और 2 TCT, और यहाँ पे 2 DCT और 1 TCT, ठीक है। कंडीशन को भी ध्यान से देख लेना, C1 C2 ग्रेटर देन R1 प्लस R2 है, और यहाँ पे ये पास में आ गए, तो C1 C2 R1 प्लस R2 के बराबर में, ओके, ठीक है। अब आते हैं केस नंबर 3 पे। केस नंबर 3 में जैसे एक सर्कल है, तो सर्कल का सेंटर हो गया C1 और रेडियस हो गई R1, ठीक है, एक सर्कल। और एक सर्कल कुछ ऐसा है, ठीक है। इस सर्कल का सेंटर ये रहा होगा C2 और ये रहेगी रेडियस R2, ठीक है। अब ध्यान से देखना कि ये C1 C2 के बीच का डिस्टेंस ये हो गया, देखो ये कंप्लीट यहां से यहां तक क्या है, R1, और यहां से यहां तक क्या है, R2। अगर मैं R1 में से R2 को क्या कर दूं, माइनस करूं, R1 में से R2 को क्या करो, माइनस कर दो, किसके बराबर में आएगा, C1 C2 के बराबर में। देख लो C1 और ये C2, ठीक है, C1 और C2, ठीक है। यहाँ पे उसका बाद यहाँ से लेके यहाँ तक ये कम्प्लीटली क्या है, R1 है, और फिर ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये कम्प्लीटली क्या है, R2 है। मुझे C1 C2 डिस्टेंस के बारे में अगर पता करना है, देखो टोटल डिस्टेंस क्या है, R1, इसमें से ये R2 में माइनस करोगे, ये R2 है, तो किसके बराबर में आएगा, C1 C2 के बराबर में आएगा। तो सर्कल जब इंटरनली टच कर रहा होगा तब कंडीशन क्या होगी कि C1 C2 की वैल्यू किसके बराबर में आएगी, R1 माइनस R2 के बराबर में आएगी। C1 C2 वैल्यू किसके बराबर में आएगी, R1 माइनस R2 के। यहाँ पे मॉड लगाना पड़ेगा, ठीक है। मॉड क्यों, मुझे पता नहीं है ना कौन बड़ा है, ठीक है, लेंथ है ये, तो ये बेसिकली क्या लेंथ है, ये कैसे आनी चाहिए, पॉजिटिव आनी चाहिए। R1 बड़ा है तो पॉजिटिव आएगा, लेकिन R1 छोटा है तो नेगेटिव आएगा, इसलिए वो पॉजिटिव नेगेटिव का झंझट के लिए हमने क्या कर दिए, सीधा सीधा मॉड लगा दिए। तो अगर सर्कल इंटरनली टच कर रहा है तो C1 C2 किसके बराबर में आएगा, मॉड ऑफ R1 माइनस R2 के बराबर में आएगा। अब यहाँ पे कितने कॉमन टेंजेंट बनेंगे, तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है आपको, एक ही कॉमन टेंजेंट बनेगी, एक ही कॉमन टेंजेंट बनेगी। अब सवाल आता है कि ये कौन से टेंजेंट है, ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है कि फिर डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है या फिर ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है। तो हमने क्या बताया था कि C1 C2 की लाइन के अगर कंप्लीटली ऊपर या नीचे है तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। यहाँ पे क्या हो रहा है, C1 और C2
इंटरसेक्ट हो रहा है, इंटरसेक्ट टच कर रहा है, देखो ये कौन सी टेंजेंट है, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। तो एक ही कॉमन टेंजेंट बनेगी, ठीक है ना, एक ही कॉमन टेंजेंट। चौथी कंडीशन देखो, चौथी कंडीशन, अब ये जैसे मान लो एक सर्कल है C1, C1 सर्कल है, जिसका सेंटर C1 हो गया और इसकी रेडियस लेते हैं R1, इसकी रेडियस क्या है R1, और एक दूसरा सर्कल है जो कंप्लीटली लाइज कर है, जैसे कुछ इस तरीके से है, सेकेंड सर्कल है, ये इसका सेंटर हो गया C2 और इसकी रेडियस हो गई R2। तो थोड़ा सा सोचो, अब देखो ध्यान से, ये सर्कल C1 था और ये सर्कल C2 था, सर्कल C2 टच कर रहा था इंटरनली, तब कंडीशन क्या बनी, C1 C2 क्या लो R1 माइनस R2 के बराबर में आ गए। अब ये सर्कल कंप्लीटली अंदर में है, सही ना, कंप्लीटली अंदर में आ गए, देखो तो इतना डिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसका मतलब C1 C2 की वैल्यू R1 माइनस R2 से कम हो जाएगी। सोचो, देखो बहुत सिंपल है, सोचो, जब ये सर्कल थोड़ा आगे था, मतलब जब यहाँ पे टच कर रहा था, ये देखो, तब C1 C2 की वैल्यू किसके बराबर में आ गई, R1 माइनस R2 के बराबर में आ गई। अब यही सर्कल थोड़ा सा अंदर में आ गया, अंदर में आ गया, तो C1 C2 की वैल्यू R1 माइनस R2 से कम हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, इसको अपन यहाँ पे देख भी सकते हैं ना, ये C1 हो गया और ये C2 हो गया, C1 C2, ये देखो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, R1 है, और ये कितना है, R2 है। तो देखो ये R1 में से अगर मैं R2 माइनस करता हूँ, यहाँ दिखा देता हूँ, देखो C1 ये C2, C1 C2, यहाँ से लेके यहाँ पे कंप्लीटली क्या ले लेते हैं, R1, और ये थोड़ा सा डिस्टेंस लेते हैं R2 का, डिस्टेंस ले लो R2। देखो अगर जाके ये डिस्टेंस लेते हैं R2 का, तो अगर मैं कहता हूँ कि R1 में से अगर मैं R2 माइनस भी कर दूं, देखो R1 में से R2 अगर माइनस भी कर दूं, तो इतना पार्ट प्लस ये पार्ट बच रहा है, इतना पार्ट प्लस ये पार्ट बच रहा है, यानी कि C1 C2 की वैल्यू कम है, किससे, R1 माइनस R2 से। आई होप कि आपको ये समझा होगा। फिर से एक बार देखो, तो C1 C2 ये देखो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, R1, ये कितना है, R2। अगर मैं R1 में से R2 माइनस कर तो क्या बचेगा, ये इतना पार्ट बचा प्लस ये पार्ट भी बच गया, मतलब क्या होगा कि C1 C2 की वैल्यू R1 माइनस R2 से कैसे आएगी, कम आएगी। अच्छा, इस पे कितने टेंजेंट बनेगी, दोनों पे कोई कॉमन टेंजेंट बनेगी क्या, नहीं, कोई भी कॉमन टेंजेंट नहीं बनेगी, कॉमन टेंजेंट कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो कंडीशन देखो, कंडीशन इसके लिए है कि C1 C2 की वैल्यू R1 माइनस R2 के से कम होगी। समझने का तरीका बहुत सिंपल है। ओके, अब आते हैं लास्ट कंडीशन पे, केस नंबर 5। केस नंबर 5 में क्या है, जैसे ये सर्कल है, ये सर्कल, इसका सेंटर है C1 और इसकी रेडियस है R1, और एक दूसरा सर्कल है कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये सर्कल C2, ये मान लो इसका सेंटर यहाँ पे, तो इसका सेंटर होगा C2, और यहाँ से लेके यहाँ तक जी, ये इसकी रेडियस होगी R2, ये रेडियस क्या होगी, R2। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, C1 और C2 में का डिस्टेंस निकालते हैं, C1 और C2 में का डिस्टेंस निकालते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा सोचो कि यहाँ से यहाँ तक क्या है, R1, और ये क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक देखो क्या हो गया, R2। जब मैं R1 में या R2 ऐड करूंगा तो उसकी वैल्यू C1 C2 से ज्यादा आएगी, देखो यहाँ से यहाँ तक R1, यहाँ से यहाँ तक R2। जब R1 में ये R2 ऐड करेंगे तो इतना पार्ट एक्स्ट्रा आएगा ना, यानी कि C1 C2 की वैल्यू कम आएगी, किससे, R1 प्लस R2 से, किससे, R1 प्लस R2 से।
और अगर मैं इस R1 में से R2 माइनस कर दूं, तो R1 में से अगर R2 माइनस कर दूं तो C1 C2 की वैल्यू कैसे आएगी? ग्रेटर आएगी। C1 C2 की वैल्यू कैसे आएगी? ग्रेटर आ जाएगी। देखो ये यहां से लेके आते क्या है R1, ये क्या है R2। तो जब मैं R1 में से R2 माइनस करूंगा तो ये पार्ट तो हटेगा ही, और थोड़ा सा पार्ट और हटेगा ना। ठीक है, देखो ये R2 है, R2, तो ये इतना पार्ट हट रहा है। ठीक है, तो क्या होगा, ये इतना ही पार्ट बचा सिर्फ। तो इसका मतलब C1 C2 की वैल्यू, यानी C1 C2 की वैल्यू R1 माइनस R2 से कैसे आएगी? बड़ी आ जाएगी। तो ये सर्कल क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? इंटरसेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे कितने टेंजेंट बनेगी? 2 टेंजेंट बनेगी। कितनी टेंजेंट बनेगी? 2। और दोनों टेंजेंट कैसे रहेगी? डायरेक्ट, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बनेगी। तो देखो सिंपल तरीका समझने का, अगर सर्कल अलग अलग है तो यहाँ पे C1 C2 की वैल्यू ग्रेटर आ रही है R1 प्लस R2 से। C1 C2 की वैल्यू ग्रेटर आ रही है R1 प्लस R2 से। कितने टेंजेंट बनते हैं? टेंजेंट पता करके तो सिंपल है, 4 बनेंगे करके। ठीक है, अब यही सर्कल पास में आ गया और बाहर से टच कर रहा है। इस बार C1 C2 की वैल्यू R1 प्लस R2 के बराबर में हो जाएगी। R1 प्लस R2 के बराबर में होगी। ठीक है, डिस्टेंस क्या हो रहा है? कम हो रहा है, कम। तो यहाँ पे ये C1 और ये C2, ये R1 और ये R2, तो C1 C2 की वैल्यू किसके बराबर में आएगी? R1 प्लस R2 के बराबर में आ जाएगी। यहाँ पे कितने टेंजेंट बनेंगे? 3। ठीक है ना, 1 2 और एक ऐसे बनेंगे 3। उसके बाद तीसरी कंडीशन कि जैसे ये सर्कल है और ये दूसरा सर्कल है, तो यहाँ पे ये सेंटर हो गया C1 और ये सेंटर हो गया C2, और यहाँ से यहाँ तक की रेडियस हो गई R1 और यहाँ से यहाँ तक की रेडियस हो गई R2। तो आपको क्या करना पड़ेगा? ये R1 में से ये R2 माइनस करोगे तो इतना आ जाएगा, यानी कि C1 C2 की वैल्यू मॉड ऑफ R1 माइनस R2 के बराबर में आएगी। ठीक है, यहाँ पे कितनी टेंजेंट बनेगी? एक ही टेंजेंट बनेगी। और अगर सर्कल पूरी तरीके से अंदर है तो C1 C2 की वैल्यू लेस देन आएगी। देखो जब सर्कल टच कर रहा था अंदर से तो C1 C2 की वैल्यू बराबर में थी, अब वो सर्कल पूरा इधर सरक गया, ठीक है, इधर सरका, तो इस बार C1 C2 की वैल्यू मॉड ऑफ R1 माइनस R2 के बराबर में आ जाएगी। ठीक है, ये कंप्लीटली इंटरनली लाइज कर रहा है, यहाँ पे ये इंटरनली टच कर रहा है। ठीक है, और लास्ट कंडीशन क्या बताया कि ये पहला सर्कल और ये दूसरा सर्कल एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे C1 C2 की वैल्यू कम आएगी, किससे? R1 प्लस R2 से। तो C1 C2 की वैल्यू ग्रेटर कब आती है? R1 प्लस R2 से जब बाहर होगा, दोनों अलग अलग होंगे। दोनों अगर एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं तो C1 C2 की वैल्यू इक्वल में होती है, लेकिन एक दूसरे को अगर इंटरसेक्ट करें तो C1 C2 की वैल्यू कम होती है। ठीक है, और जब सर्कल इंटरनली टच कर रहा है तो R1 माइनस R2 C1 C2 के बराबर में होता है। जब सर्कल कंप्लीटली अंदर है तो C1 C2 की वैल्यू R1 माइनस R2 के कम आ रही है। लेकिन अगर ये सर्कल थोड़ा सा आगे होता, तो C1 C2 की वैल्यू R1 माइनस R2 से ग्रेटर आती है। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। कितने कॉमन टेंजेंट बनेंगे? 2 कॉमन टेंजेंट बनेंगे। ठीक, ओके। मैंने इसको इतना सीरियसली इतना बार बार इसलिए बताया क्योंकि ये जेईई मेन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसको अच्छे से समझो। ओके, ठीक है, ओके। तो आपको ये टॉपिक अच्छे से समझा होगा। ठीक है, फिर से उसको एक बार फिर से देखो वीडियो को, ठीक है, बार बार देखो जब तक सारे पॉइंट्स क्लियर ना हो जाए। ओके, उसी टॉपिक के बेसिस पे क्वेश्चन करते हैं। एग्जामिन इफ 2 सर्कल, 2 सर्कल दिए, टचेस ईच अदर एक्सटर्नली और इंटरनली। 2 सर्कल एक दूसरे को इंटरनली या एक्सटर्नली टच करें, ये पूछा गया। तो ये पहला सर्कल बना देते हैं। सर्कल बना तो नहीं सकते बट पहले वाले सर्कल का सेंटर लिख सकते हैं। 2g कितना हो जाएगा? माइनस g कितना आएगा? 1 आ जाएगा। देख लो, देखो 2g कितना है? -2। 2g है -2, तो g कितना हो गया? -1। माइनस g कितना हो गया? 1। माइनस f कितना आएगा? -f आ जाएगा 2, और r1 कितना आएगा? अंडर रूट ऑफ
1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस सी, सी कितना है वहां पे तो है ही नहीं सी, तो √5, R1 आ गया √5 और C1 कितना आ गया 1,2। चलो C1 पता चल गया और R1 पता चल गया, वैसे इसको G1 F1 बोल देते हैं। वैसे फिर -G2 कितना आएगा 4 आ जाएगा, -F2 सॉरी -G0 आ रहा है, ठीक है, वो x की टर्म नहीं है, -F कितना आएगा 4 आ जाएगा, C2 कितना आ गया, C2 आ गया 0,4, फिर R2 अंडर रूट ऑफ 0 का स्क्वायर 0, 4 का स्क्वायर 16 माइनस C कितना -4 है तो +4 हो गया, तो R2 कितना आ गया, R2 आपके पास आ गया 20 का मतलब कितना हो जाएगा 2√5, क्या आ गया अपना R1। मैंने आपको क्या क्या बताया, R1 निकालो, R2 निकालो, C1 C2 के बीच का डिस्टेंस निकालो, C1 C2 के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं 0 - 1 का होल स्क्वायर यानी कि 1 आ जाएगा, प्लस उसका 4 - 2 का होल स्क्वायर, 4 - 2 का होल स्क्वायर 4 आ गया, ये कितना आ गया C1 C2 कितना आ गया 5 आ गया, सॉरी √5, C1 C2 कितना आ गया √5। अच्छा R1 प्लस R2 कितना हो रहा है, R1 प्लस R2 हो जाएगा 3√5 और R1 माइनस R2 कितना हो गया, R1 माइनस R2, अब ये मॉड होता है ना मॉड, तो ये कितना हो जाएगा फिर √5 हो जाएगा, यानी कि हमें यह पता चला कि C1 C2 की वैल्यू किसके बराबर में है, मॉड ऑफ C1 C2 की वैल्यू किसके बराबर में है, मॉड ऑफ R1 माइनस R2 के बराबर में, यानी कि सर्कल, दोनों सर्कल एक दूसरे को कैसे टच कर रहे हैं, इंटरनली टच कर रहे हैं, आंसर आ जाएगा इंटरनली टच कर रहे हैं। ओके ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इफ टू सर्कल, ये पहला सर्कल है, सेकंड सर्कल है, इंटरसेक्ट इन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट, मतलब ये दोनों सर्कल एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जैसे पहला सर्कल हो गया और ये दूसरा सर्कल हो गया, 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस तरीके से। तो पहले वाले सर्कल का सेंटर क्या हो जाएगा, पहले वाले सर्कल का सेंटर कितना आएगा 4, 1 पहले वाले सर्कल का सेंटर आ जाएगा 4, -1। दूसरे वाले सर्कल का सेंटर पहले वाले सर्कल का सेंटर कितना आएगा 1, 3 और दूसरे वाले सर्कल का सेंटर कितना आ जाएगा, -2 से डिवाइड किया तो 4 और -2 से डिवाइड किया तो -1। अच्छा पहले वाले सर्कल की रेडियस R1 कितना है, पहले वाले सर्कल की रेडियस है R और R2, दूसरे वाले सर्कल की रेडियस कितनी है, दूसरे वाले सर्कल की रेडियस 4 का स्क्वायर 16 -1 का स्क्वायर 1 माइनस C यानी कि 8, तो R2 कितना आएगा 9 यानी कि 3। दोनों सेंटर के बीच का डिस्टेंस C1 C2 कितना आ जाएगा, C1 C2 अंडर रूट ऑफ 4 - 1 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 का स्क्वायर कितना आ रहा है 4 - 1 3 का स्क्वायर 9 आ रहा है, माइनस है -3 -4 का स्क्वायर 16 आ रहा है, यानी कि 9 + 16 यानी कि 5। C1 C2 कितना आ गया 5 आ गया। अब ये दोनों सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो कंडीशन क्या इंटरसेक्ट करने की, C1 C2 के ग्रेटर आएगी मॉड ऑफ R1 माइनस R2 से और लेस आएगी R1 प्लस R2 से, ठीक है, ये कंडीशन हमने देखी है। तो अच्छा इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि C1 C2 की वैल्यू ग्रेटर, या ऐसे भी लिख सकते C1 C2 की वैल्यू ग्रेटर, ये पहली वाली कंडीशन को देखो, C1 C2 की वैल्यू ग्रेटर आ रही है मॉड ऑफ R1 माइनस R2 के एंड C1 C2 की वैल्यू लेस आ गई है R1 प्लस R2 के। अच्छा C1 C2 कितना आया 5 ग्रेटर मॉड ऑफ R1 कितना है R माइनस R2 कितना है 3, ऐसा हो गया। एंड C1 C2 कितना है 5, R1 कितना है R प्लस R2 कितना है 5, R2 कितना है 3,
तो यहाँ से ये 3 इधर गया तो आर की वैल्यू कैसे आ गई, 2 से ग्रेटर आ गई, जिसको ऐसे बोल सकते हैं मॉड ऑफ r माइनस 3 लेस देन 5। ठीक है। अच्छा, अब तक तो आप लोगों को ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होगा कि मॉड ऑफ x अगर 1 से कम है, मॉड ऑफ x अगर 1 से कम है तो x के 1 से कम और -1 से ग्रेटर होके करके काफी बार इसका यूज कर लिया हमने। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि r माइनस 3 की वैल्यू 5 से कम आएगी और -5 से ग्रेटर आ जाएगी। तो मैं क्या करता हूँ, सब में +3 ऐड करते हैं, +3, ये -2 हो जाएगा, ये r रहेगा और ये 8 हो जाएगा। ठीक है। तो अब मैंने दोनों में क्या करना है, कॉमन सॉल्यूशन देखना है। अब कॉमन सॉल्यूशन रिस्पेक्टिव नेगेटिव इंफिनिटी से पॉजिटिव इंफिनिटी की एक लाइन बनाते हैं। ये क्या कर रहा है, -2 से 8 के बीच में है। जैसे मान लो यहाँ पे तो -2 होगा और यहाँ पे तो भी 8 होगा, -2 से 8 के बीच में है। और ये क्या कर रहा है, 2 से ग्रेटर है, यहाँ पे तो भी 2 होगा, 2 से ग्रेटर कहाँ तक, इंफिनिटी तक चले जाएगा। तो दोनों के लिए कॉमन पार्ट कौन सा आ रहा है, तो दोनों के लिए कॉमन पार्ट आ रहा है 2 से 8 के बीच का, यानी r की वैल्यू कैसे आएगी, 2 से ग्रेटर आएगा, 8 से लेस आ जाएगा। तो आपका फाइनल आंसर क्या आएगा, ए ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है। ओके, तो अब आपको क्या करना है, सेल्फ प्रैक्टिस प्रॉब्लम 13 सॉल्व करना है। ठीक है। अच्छा, आपको क्या करना है, जैसे मैं नोट्स अपलोड करते जाऊंगा, ठीक है, तो प्रीवियस वाले नोट्स को डिलीट करते जाओ और नए नोट्स को क्या करते जाओ, डाउनलोड करते जाओ। ठीक है। ऐसा क्यों, क्योंकि मैं उसमें टॉपिक में क्या करता हूँ, कुछ मिस्टेक्स अगर है तो वो मिस्टेक्स हटा देते हैं। ठीक है। कुछ नए क्वेश्चन ऐड करते हैं। तो जो नए नोट्स अपलोड कर रहा हूँ वो कैसे अपग्रेड है, ठीक है, एज कम्पेयर टू ओल्ड नोट्स। तो जो आपके पुराने नोट्स उसको डिलीट मार के नए नोट्स क्या करते जाओ, डाउनलोड करते जाओ। ठीक है। तो आपके जो नए नोट्स आएंगे अभी जो आज मैं जो नए नोट्स अपलोड करने वाला हूँ उसमें सेल्फ प्रैक्टिस प्रॉब्लम आपको क्या करना है, 13 सॉल्व करना और सब लोग सॉल्व करो। ठीक है। और उसको सोल्यूशन मुझे भेजो। ठीक है। ओके, आज यही स्टॉप होते हैं, बाकी अगले क्लास में देखेंगे।